आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो पूरे देश के अखबारों के चैनलों की पोल खोलते हैं। पहले वो जब सुबह उठते हैं तो वो भड़ास फॉर मीडिया जरूर खोल के देखते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि वो संस्थान में है कि नहीं, या पूरे देश में जो बड़े चैनल है, जो बड़े मीडिया हाउसेस है, वहाँ पे क्या गतिविधियां चल रही हैं। हमारे साथ जसवंत सिंह जी हैं, भड़ास फॉर मीडिया के संपादक हैं और फाउंडर है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर अचानक सर आप पत्रकारिता में थे, अचानक क्या हुआ कि आप मीडिया हाउस की पोल खोलने में लग गए सर? राहुल भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि बातचीत की जाए। नहीं सर, आप तो सर आपने समय दिया सर, यही क्योंकि जी सर। तो बेसिकली मैं जर्नलिज्म में आया जब, तो हम लोग ये मानते थे कि पत्रकारिता के जरिए थोड़ी सी समाज की सेवा हो सकती है, थोड़ी समाज की मदद कर सकते हैं हम लोग। उनकी आवाज, जिनकी आवाज सिस्टम में नहीं जाती है, उनको हम लोग जो है जुबान दे सकते हैं, उनके दर्द को थोड़ा सा मतलब मरहम लगा सकते हैं, उसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 15 साल तक दैनिक जागरण, अमर उजाला, आई नेक्स्ट और बहुत सारी जगहों पर रहने के बाद ये समझ में आया कि जब पेड न्यूज का दौर शुरू हुआ तो फिर ये लगा कि शायद अब मीडिया की प्राथमिकता में आम जनता नहीं है, जिसके लिए मीडिया की शुरुआत हुई थी कि चौथा स्तंभ होगा वो जो आम हाशिए के लोगों की आवाज बुलंद करेगा। तो वैसे में कुछ ऐसी स्थितियां घटित हुई कि मुझे नौकरी मेरी चली गई, नई नौकरियां मिल नहीं रही थी, ब्लॉगिंग का दौर शुरू हो गया था, हिंदी ब्लॉगर्स बहुत सारे अपने अपने ब्लॉग बना के बिक रहे थे। हम लोगों ने भड़ास ब्लॉग, एक कम्युनिटी ब्लॉग भड़ास नाम से बनाया और वो काफी लोकप्रिय हुआ। उसमें मीडिया की सूचनाएं जब हम लोग डालते थे तो काफी लोग देखते थे, पढ़ते थे। उसके बाद उस प्रयोग को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए भड़ास4media.com की शुरुआत की हमने। कोशिश ये थी कि जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो मेरी अपनी भड़ास थी वो निकल जाए, फिर कुछ और देखा जाएगा, कुछ और किया जाएगा। लेकिन बाद में लगा कि इंडस्ट्री में काफी भड़ास भरी पड़ी है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें कहनी होती हैं। कंटेंट इज किंग की बात हम लोग करते हैं, लेकिन मार्केटिंग किंग हो गया मीडिया में और कंटेंट हमेशा दोयम दर्जे पर रखा गया। तो एक तरह से जो शुरुआत मैंने किसी एक गुस्से, प्रतिक्रिया, रिएक्शन में किया था अपनी भड़ास निकालने के लिए, वो बाद में आपका तो सर जो भड़ास है वो सचमुच आप भड़ास निकालते हैं, क्योंकि जो भाषा शैली होती है वो भड़ास वाली ही होती है। चाहे वो किसी भी मीडिया संस्थान हो, कोई भी हो, आप किसी को भी छोड़ते नहीं है कि किसी को छोड़ जाए, वो आज तक हो जाए, जागरण हो जाए, अमर उजाला हो। जी सर। वो हम लोगों ने सीखा भी है कि जर्नलिस्ट और संपादक असली वही हो सकता है जो अपनी भी आलोचना को सुन ले और छाप दे और दिखा दे। पहले जो बड़े संपादक थे वो ऐसा करते थे, नवभारत टाइम्स वगैरह में, जनसत्ता में, कि लोग संपादक अपने खिलाफ आए हुए पत्रों को या प्रतिवादों को प्रमुखता से प्रकाशित करते थे। तो मुझे हमेशा ये लगा कि अगर किसी को भड़ास से दिक्कत है या उसे कुछ कहना है या उसे मुझे गरियाना है तो उसका भी वेलकम किया जाए, उसको उसकी आवाज को भी मतलब स्थान दिया जाए, मंच दिया जाए। सर मन में क्या चलता सर जब कोई ऐसी कोई नई चीजें मालूम चलती है कि इसको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, इसको भड़ास में पोस्ट करने लायक है कि नहीं है, वो कैसे सर आप उसको चुनते हैं सर? देखिए, अब तो बहुत सारे सूचना संचार के माध्यम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, मेल है ना, तो कहीं न कहीं से सूचना आ जाती है और सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। ट्विटर और फेसबुक मैं मानता हूं कि सूचनाओं, खबरों का खजाना है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी बात को रख पाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग नौकरियां करते थे और घर आते थे या फिर उनको आर्टिकल लिखना पड़ता था और उस संपादक की मर्जी पे होता था कि छापे या ना छापे। लेकिन अब लोग अपनी बात फेसबुक और ट्विटर पे डाल देते हैं। तो मैं तो अक्सर ट्विटर और फेसबुक देखता रहता हूँ दिन भर। व्हाट्सएप पे लोग सूचनाएं भेजते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि जो सूचनाएं हैं क्रॉस चेक हो जाए। और आमतौर पे हमारे यहाँ जो मीडिया का पीड़ित है वही आता है। तो जो पीड़ित होता है वो लगभग उसकी बात में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। किसी को सैलरी नहीं मिली, किसी के साथ संपादक ने बदतमीजी कर दी, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसी का ट्रांसफर हो गया। तो कुछ लोग अच्छे मकसद से छपवाना चाहते हैं कि उनकी ब्रांडिंग हो जाए। किसी ने नई जगह जॉब हासिल की तो उसको लगता है कि भड़ास पे आ जाए तो लोग जान जाए, उनकी फोटो छप जाए। बिल्कुल मीडिया वाले तो सब छापते हैं, उनकी फोटो कहाँ छपती है।
बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। और उसके बाद वो पोस्ट भी होता है कि देखिए भड़ास में मेरा आ गया सर। हाँ पर सर कुछ जगहों पे हमने देखा है कि कुछ अपवाद भी है जहाँ पे कुछ गलत न्यूज भी चलती है। आपने कई दफा जब भड़ास में अमर उजाला को बेचने की खबर चली कि अमर उजाला को जी न्यूज खरीद रहा है, अमर उजाला को लेके कई दफा चली, पर अभी तक सर ऐसा कुछ, क्योंकि मैं काफी समय से अमर उजाला को की बात चल रही थी, बीच में हिंदुस्तान की भी बात चली, पर सर वो खबरें सत्य नहीं साबित हुई सर। देखिए क्या होता है ना कि ये जो अधिग्रहण टेक ओवर की खबरें होती हैं, ये मीडिया इंडस्ट्री में गॉसिप होती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है। वो डील फाइनल नहीं हुई वो अलग चीज है। आप देखिए प्रभात खबर से लगातार बातचीत की दैनिक जागरण ने नई दुनिया टेक ओवर किया, तो आप नहीं कह सकते हो कि नई दुनिया नहीं बिका, नई दुनिया बिक गया। अब वो दैनिक जागरण ग्रुप का हिस्सा है। प्रभात खबर को लेकर भी बातचीत की थी जागरण ने, जो है कि भाई उसका उस इलाके में काफी आधिपत्य है, कलकत्ता और बंगाल और आपका झारखंड वगैरह में, तो उसको लिया जाए। तो कई बार क्या होता है कि डील अंजाम पे नहीं पहुंच पाता है। तो हमारा काम तो गासिप का मतलब ही हो गया कि जिसमें थोड़ी सी गप हो, जिसमें थोड़ा सा मैंने मसाला हो, जिसमें थोड़ी चर्चा हो। अभी जैसे एक बड़ी चर्चा थी कि अडानी ग्रुप जो है जी मीडिया को टेक ओवर कर रहा है जी। तो आपने तो कहा कि अमर उजाला को जी मीडिया वाली खबर, तो हमने तो और आगे छाप दी कि जी मीडिया ही बिक रहा है। तो अडानी ने खंडन किया, उनके ग्रुप ने खंडन किया। तो इसकी चर्चाओं में सच्चाई तो होती है, लेकिन जब डील नहीं हो पाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ये अगली खबर यही छाप सकते हैं कि भाई डील नहीं हो पाई। सर एक गॉसिप और भी चली थी, दैनिक आज को दैनिक भास्कर खरीदने वाला है सर, उसको लेके बड़ी। हाँ, लेकिन दैनिक आज में दम नहीं बचा। दैनिक आज को खरीद को एक मतलब मुर्दा लाश लेगा कोई? तो भास्कर तो मैंने एक बहुत ही डायनेमिक किस्म का अखबार है जो बहुत तेजी से विस्तार, जितना दाम वो खरीदने में लगाएगा उससे कम दाम में ब्यूरो रखेगा और धड़ाधड़ वो कर सकता है। भास्कर के साथ प्रॉब्लम ये है, दैनिक भास्कर ग्रुप में जो बंटवारा हुआ है उसमें वो यूपी में नहीं आ सकते। जो सुधीर अग्रवाल वाला ग्रुप है वो यूपी में नहीं आ सकता, तो उन्हें कोई यहाँ पे एक ब्रांड की जरूरत थी। लेकिन आज अखबार खत्म हो चुका है, वो तो मृतप्राय है, उसको लेना न लेना लगभग बराबर है। उससे अच्छा तो वो लोग कोई नया ब्रांड अगर लेकर लॉन्च कर दे, जैसे दिव्य भास्कर लॉन्च किया गुजरात में, वैसा ही कुछ यूपी भास्कर कर दें अगर, तो मेरे ख्याल से बहुत आज से कई गुना ज्यादा सर्कुलेशन और उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। सर डर नहीं लगता सर कि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के खिलाफ जो भड़ास में पोस्ट आती है उसको लेके कभी आपको महसूस हुआ हो कि बड़े मीडिया संस्थान आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। अभी मैं खुद ही इस समय इन दिनों जो है 5-10 मुकदमे नए आए हुए हैं। कोई 30,000 से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो मैं अब एक परमानेंट वकील, मैं हो सकता है सब एडिटर ना रखूं भड़ास पे कोई, लेकिन एक वकील परमानेंट रखना पड़ेगा हमको। नहीं सर, एक और भी चीज है कि आपकी ही एक अकेली वेबसाइट है जहाँ पे लिखा हुआ कि लीगल नोटिस इस ईमेल पे भेजे, बाकी किसी भी वेबसाइट पे नहीं लिखा होता। लोग तलाशते हैं, फोन करते हैं, भाई कहाँ भेजे। हम कहें यार उसको पहले पब्लिश कर दिया जाए कि लीगल नोटिस आप हमारे इस पते पे भेजे और ये मतलब मान्य पता है। जी सर। तो और एक कंपनी इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम अगर अपना एड्रेस हम दें कि भाई लोग कोई बात कर सके, छुप के करने की उम्र बहुत कम होती है। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखा, लोगों ने शुरू की मीडिया की न्यूज की, लेकिन उसमें हिडन थे वो लोग, जो है न पता था, न एड्रेस था, संपादक भी सामने नहीं था, वो नहीं चल पाई, बहुत कम चलती है। क्योंकि हमारा करना होता है कि भाई भड़ास एक मंच है, प्लेटफॉर्म है जिसको मैं जिंदा रखे हुए हूँ। आपको लगता है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो मैं आधा आपका साथ देता हूँ, आधा खुद आपको तैयार होना पड़ेगा लड़ने के लिए। क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूं कि संपूर्ण भगत सिंह आप मुझे ही बना दे और अकेले आप जो है मजा मारे। सर आपके ऊपर तो कुछ मुकदमे हुए, आप जेल भी इसी कारण 1-2 बार दफा गए, उसमें सर क्या हुआ? एक बार, अभी तो जाने मन जेल पार्ट 1 ही हुआ है, पार्ट 2 जब होगा तो दूसरी किताब भी लिखी जाएगी। तो सर वो क्या दैनिक जागरण के कारण क्या हुआ था सर उसमें कई इश्यूज थे। विनोद कापड़ी, साक्षी जोशी जी से कुछ पहले अदावत थी। आजकल हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं, सारी पुरानी बातें खत्म हो गई। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि इंडिविजुअली लड़ने से अच्छा है कि हम लोग इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ लड़ें, जो गलत इंस्टीट्यूशंस हैं। एक पत्रकार से अकेले लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता और उसमें कोई अंजाम नहीं निकलता है। अगर वो हार जाए तो मुझे बहुत खुशी नहीं होगी और मैं हार जाऊंगा तो उनको क्या खुशी होगी। लेकिन वो एक पुराने दिनों की कोई गांठ थी मन में हम लोगों को, जिसको मैंने भी विस्तार दिया, फिर उन लोगों ने भी बहुत दिन तक झेला। हाँ, उस लड़ाई में फिर मीडिया हाउस कूद पड़े, उनको लगा कि ये सही मौका है भड़ास को खत्म कराने का। जी। तो दैनिक जागरण ने भी किया, हिंदुस्तान ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने पहले पन्ने पे प्रमुखता से प्रकाशित किया मेरी फोटो के साथ।
तो मुझे जितनी ब्रांडिंग इन लोगों ने दी है वो शायद मैं उतना पैसे देकर नहीं खरीद पाता। मेरे गांव तक जो है अखबार पहुंचा जागरण का, और लोगों ने मेरी तस्वीर देखी, तो चलो किसी बहाने मेरी तस्वीर तो मेरे गांव तक पहुंची, मैं तो इसे में खुश रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आज के जो देश की घटनाक्रम है सर, उस पे आपका क्या विचार है सर? पॉलिटिकल? जी सर। श्रीलंका बगल में है। आज तो मैं सुबह से श्रीलंका की घटनाओं को ही देख रहा हूँ कि वहाँ भक्त लोग दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे हैं, और वहाँ पे जो शुरुआत पूरा हुआ था वो अल्पसंख्यक तमिलों और क्रिश्चियंस के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ हुआ था। वहाँ की बहुसंख्यक आबादी, जैसे भारत में हिंदू का नारा दे के सत्ता में सरकारें हैं, लेकिन वहाँ इकोनॉमी, रोजी रोजगार और हेल्थ, इन सब इश्यूज को ध्यान नहीं दिया। देश की संप्रभुता गिरवी रख दी गई, चाइना को दे दिया पूरा लैंड, ना, द्वीप जो है। तो उसका अंत होता है। लेकिन चूंकि हमारे देश में भी लोग बहुत संतोष जीवी हैं, और सदियों से हम दूसरों के द्वारा शासित रहे हैं, तो हमारे मन में बहुत ऐसा कोई बड़ा क्रांतिकारी विचार नहीं आता है कि मैंने हम रोजगार, रोजी, हमको लगता है कि सबसे पहले मुसलमान ठीक कर दिए जाए, बाकी तो देख लिया जाएगा। तो अभी देश के लोग मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, ठीक कर लेने दीजिए। अब देखिए रोजगार जा रहा है, इकोनॉमी भ्रष्ट है, मार्केट भ्रष्ट है, पेट्रोल और डीजल कहाँ पहुंच गया, गैस कहाँ पहुंच गया, सब डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है। ये सब वही नारे हैं जिनको सुना सुना के लोग सत्ता में आए थे। ये लोग पेट्रोल, गैस और डॉलर की बात करते थे उन दिनों, लेकिन आज कहाँ पे ले गए हैं आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार हम करके गलती पहले करते हैं फिर सीखते हैं। तो ये देश एक बड़ी गलती की तरफ है, शायद उससे कुछ सबक ले। तो सुप्रीम कोर्ट में आज देशद्रोह के मामले पे सुनवाई भी चल रही है इस वक्त। देशद्रोह, हाँ, उसमें शायद आदेश भी आ गया कि मैंने जब तक इसका पूरी तरह से पुनरीक्षण न हो जाए तब तक ये देशद्रोह वाला मामला खारिज रखा जाए, स्थगित रखा जाए। ये बड़ा फैसला है। जी सर। सर आजकल आप इंस्टाग्राम में भी खूब देखे जा रहे हैं, वो भिंडी की सब्जी, दाल, रोटी और उर्फी जावेद की जो आपने फोटो डाली थी बीते रोज। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव तो नहीं रहता हूँ, लेकिन फेसबुक ने कनेक्ट कर रखा है कि फेसबुक में जो भी पोस्ट करूंगा वो इंस्टाग्राम पे भी चला जाता है बाय डिफॉल्ट। मुझे लोगों ने कहा है कि वो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन राहुल जी आप सोचिए कि कितने प्लेटफॉर्म्स हो गए, आप कहाँ कहाँ रहेंगे। अभी मैंने एक महिला पत्रकार का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बताया कि जो डेटिंग एप्स हैं वो महिला फ्रेंडली हैं, मैंने उसमें महिलाओं को पहल करने की अनुमति होती है, पुरुष ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे उत्सुकता हुई, तो मैं आजकल जो है टिंडर और बम्बल पे भी एक्टिव हो गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कैसे क्या जीवन है। तो सर उर्फी जावेद का जो सर पर आपने जो फोटो डाली थी, आपने कहा था मुझे इसी तरह कपड़े पहनने पसंद है। हाँ, तो क्या बिल्कुल। तो वो एक व्यंग्य था कि मतलब हम जानबूझ के जो है ऐसे पहनावे पहनते हैं कि लोग सवाल खड़ा करें, उस पर लोग क्वेश्चन मार्क करें, है ना। मुझे लगता है कुछ कोई पुरुष ऐसा कपड़ा पहनता होगा जिसमें आधा ऐसे कोने में फटा हो, फिर आधा कहीं जो है अंडरवियर फटी हो। पुरुष या तो अंडरवियर पे होगा, सिंपल सी बात, या फिर बनियान पे होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड के लोग हैं, उनका अपना मार्केटिंग का फंडा है, हिट होने का फंडा है। मीडिया लाइन सर इस वक्त डिजिटल को लेके और प्रिंट मीडिया में बड़ी घमासान चल रहा है कि डिजिटल होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो प्रिंट मीडिया वाले कर्मी हैं उनको डिजिटल का भी काम सौंपा जा रहा है। सर उस पे सर क्या आगे क्या स्कोप होने वाला सर? डिजिटल ज्यादा बढ़ेगा कि प्रिंट मीडिया की भी लाइन अभी वैसे ही चलेगी सर? वो वैसा ही है, जैसे टीवी आया तो अखबार कम नहीं हुए, और डिजिटल का अपना स्पेस है, अखबार के पाठक अपने रहेंगे। हाँ, जर्नलिस्ट को जरूर मैंने मल्टीटास्कर होना पड़ रहा है, क्योंकि आज आपकी जॉब मान लीजिए अखबार से चली गई, डिजिटल से चला गया, तो हो सकता है आप किसी ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएं। कहानी साहित्य के पूरे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें कहानियां ऑडियो में आ रही हैं। तो हमें अब सिर्फ अखबार की पढ़ाई पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपडेट अपने को करना पड़ेगा, और ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इन सारे कलाओं में महारत हासिल होने, थोड़ी हमको एडिटिंग भी आनी चाहिए, थोड़ी हमको वॉइस ओवर भी आना चाहिए, थोड़ा हमको बोलने का अंदाज भी सीखना चाहिए। सिर्फ लिखने से ही आप काम नहीं चलेगा। तो आपके पास जितने ऑप्शंस होंगे उतना ज्यादा आप रोजगार में रहेंगे, आपको फिर जॉब की संकट नहीं होगी। सर आखिरी सवाल सर, कि अब जो युवा पत्रकार आ रहे हैं उनमें और स्किल्स डेवलपमेंट कैसे हो सकती है सर? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जर्नलिज्म में पहले से भी बहुत ही आखिरी मैंने छटे हुए लोग आते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैंने
जो साइंस फील्ड में चला गया, डॉक्टरी में, कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई आईएएस पीसीएस में चला गया, कोई टीचिंग में चला गया। तो जर्नलिज्म को बहुत सेफ और बहुत आरामदायक पेशा नहीं माना गया, और ये माना गया कि इसमें जो बच गए, कहीं कुछ नहीं हुए, आईएएस नहीं बन पाए, तो चलो जर्नलिज्म चला आ जाए। तो पहली बात यह है कि अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइवल, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो काफी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी केंद्रित है। अब आपको थोड़ा मैंने और चीजें भी आनी चाहिए। तो जो मैंने कहा कि आपको जो है ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट हर फॉर्मेट में आपको जो है पारंगत होना पड़ेगा। और ये मौका भी दे रहा है एक जर्नलिस्ट को जो मल्टीटास्कर है, टैलेंटेड है, आप जैसे जर्नलिस्ट जो है, कि वो अपना भी इंस्टीट्यूशन खड़ा करें। इससे पहले अपना मीडिया हाउस खड़ा करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं था, जहाँ पे आप न्यूनतम पूंजी में, जहाँ पे आपको सर्वर टेक्नोलॉजी पूरा यूट्यूब, गूगल दे रहे हैं, फेसबुक दे रहा है, आपके अंदर अगर आर्ट है तो आप इससे उतने पैसे कमा सकते हैं जितना आप कहीं पे रोजगार, किसी की नौकरी करेंगे और जो सैलरी लेंगे और उनके तनाव दबाव को झेलते हुए करते हो, और उनके मन के हिसाब से करते हो, उनकी पॉलिसी के हिसाब से करते हो। तो मुझे लगता है कि ये इस मीडिया में स्टार्टअप का बहुत शानदार मौका है, और बेहतर लोग आए तो वो अपना इंस्टीट्यूशन भी खड़ा कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है, बहुत सारे बड़े पत्रकारों ने जो मीडिया हाउसों में संपादक थे वो आज अपना खुद का चला रहे हैं। अजीत अंजुम जी, साक्षी जोशी जी, इस तरह बहुत, हर्षवर्धन है, बहुत सारे लोग, कोई लेफ्ट राइट विंग, हर विंग के लोग हैं जो अपने, जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं और लाखों फॉलोअर हैं। मुझे लगता है कि इनसे नए लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे जमे जमाए संपादक भी अपने इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर पा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। हम आपसे सर और भी चीजें आगे पूछते रहेंगे, आपका गाइडलाइन लेते रहेंगे सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आपका इंस्टीट्यूशन भी बढ़े, सफल हो, मेरी शुभकामनाएं हैं, और मेरे कोई भी आदेश होगा बताइए।